हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में ये हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है। ये रहेगी एस्टेट, जो आपका अपकमिंग एस्टेट है 2025 का। वो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फिर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। और ये टॉपिक जो है, इससे पहले मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आपका सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। ये फिर चाहे आप सीटेट का भी एग्जाम दें, चाहे आप एस्टेट का एग्जाम देंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में हर बार 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक कराया है उसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट 2023, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2023 में मैंने इस नोट्स में से प्रिपरेशन कराई थी। पर ये जो नोट्स आपके 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस नोट्स हैं, और आगे भी इनमें से पूरे चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन आने के हैं। ठीक है। तो ये आप मानकर चलेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड नोट्स हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं उठाकर देखेंगे, उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इन नोट्स को देखकर उसमें से पूरा यकीन हो जाएगा कि ये नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। पिछली बार मैंने इन्हीं नोट्स में से बच्चों की बहुत सारी तैयारी कराई थी और बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम भी पास हुआ था। तो लास्ट तक देखेंगे, जिसको भी लगे कि मुझे अपना एग्जाम पास करना है तो वो इन वीडियोस को जरूर देख सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है सोशलाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है टॉपिक का नाम क्या है, सामाजिकरण। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। सोशल क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का सोशल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि समाज में रहकर इंसान क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और ये प्रोसेस जो है उसका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है। तो जैसे कि आप हैं, आप एक क्या है, हर इंसान क्या है, सोशल ह्यूमन बीइंग होता है, सोशल प्राणी होता है। अगर आज हम सोशल नहीं होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मान लो हम अंदर ही अंदर रहें, सोशल ना हो तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए समाज का हमारे विकास में, हमारी हर चीज़ में एक योगदान रहता है। समाज हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, उसके नियमों को, उसके तौर तरीकों को सीख कर ही हम क्या बनते हैं, एक सोशल प्राणी बनते हैं। ठीक है। तो सामाजिकरण, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव क्या करता है, समाज द्वारा सीखता है, और ये प्रक्रिया क्या चलती रहती है, उसके पूरे जीवन निरंतर चलती रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप क्या कहेंगे, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि समाजीकरण एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समाजीकरण कैसा प्रोसेस है, तो आप क्या कहेंगे, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट वो कैसे चलता है, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में चलता है। कभी इस विकास की दर बढ़ जाती है, कभी विकास की दर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो कैसा होता है, वूम टू टूम होता है। ठीक है। गर्भ से कब्र तक क्या होता है, विकास होता रहता है। ऐसे सोशलाइजेशन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद जिसे हम समाज द्वारा अडेप्ट करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, समाज के नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स जो होती हैं, सामाजिक नियम होते हैं, वैल्यूज होती हैं, कल्चर होते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, समाज से अडॉप्ट कर रहे हैं, समाज से हम सीख रहे हैं। समाज हमें क्या बना रहा है, एक ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए समाज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। इसके बाद सोशलाइजेशन एक प्रोसेस कैसा है, जैसे सोशलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल से हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कल्चरल हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ, समाज में हम बैठे उठे, हमने चीज़ें सीखी, नॉर्म सीखे, उनके वैल्यूज सीखी, कल्चर सीखा, तो हम क्या हो गए, बायोलॉजिकल टू कल्चरल होते चले गए। आ गया समझ में? इसके बाद अकॉर्डिंग टू अरस्तु, मैन इज अ सोशल बीइंग। अरस्तु के अनुसार इंसान क्या एक सोशल बीइंग है। बाय नेचर हम कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, बट एक्सीडेंटली हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी एंटी सोशल भी बन जाते हैं। कभी कभी हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा अंदर रहते जाते अपने देखा, अब देखना कभी इस चीज़ को नोट करना कि हम जब बहुत ज़्यादा अंदर रहने लगते हैं तो हम समाज से कटने लगते हैं। हमारे अंदर वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है, हम चीज़ों से क्या करते हैं, पीछे भागने लगते हैं, हम क्या हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं, है ना। तो इंसान क्या होता जाता है, तब एंटी सोशल होता जाता है। इसलिए इंसान, हर व्यक्ति क्या होता है, नेचर से सोशल रहता है, बट एक्सीडेंटली कभी कभी क्या हो जाता है, एंटी सोशल भी हो जाता है।
सामाजिकरण की प्रक्रिया से क्या क्या प्रभावित होता है, जैसे हम पालन पोषण प्रभावित होगा, हमारा सहयोग प्रभावित होता है, हम कैसे अनुकरण कर रहे हैं, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। पुरस्कार और दंड, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब ये इंग्लिश में लिखा है, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, यानी कि समाजीकरण बनाने में इंसान को कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो योगदान देते हैं। सबसे पहले फैमिली, परिवार। जैसे एक बच्चा होता है वो किसमें जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है ना, आप है, मैं हूं, या कोई भी है, कहाँ जन्म लिया उसने, एक परिवार में जन्म लिया। तो सबसे पहला उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू हो गया, उसकी फैमिली से शुरू हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो घर से बाहर जाएगा, उसके आस पड़ोस में रहेगा बच्चा, तो सोसाइटी का एक पार्ट बन गया, है ना। सोसाइटी के बाद बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। स्कूल में जाएगा, अपने टीचर्स, उसके टीचर्स उसे कुछ सिखाएंगे, स्कूल में पढ़ेगा लिखेगा, अपने फ्रेंड्स बनाएगा, उनके साथ में रहेगा। तो तीसरे में क्या आता है, टीचर्स हो गए। फिर मीडिया, यानी कि बड़े लेवल पर जैसे मीडिया होता है, टीवी टेलीविजन, इन सब चीज़ों से रिलेट करेगा, नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें देखेगा, तो पूरे समाज से जुड़ जाएगा, देशों से विदेशों से बच्चा क्या होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के यूनिट्स हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस पर डबल स्टार लगा रखे हैं। जहां भी आपको डबल स्टार, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है, तो ये मैंने इसलिए मेंशन किए हुए हैं क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मानकर ही की थी, और इनमें से हर बार क्वेश्चन आए थे तो मैंने इनको टिक करती गई, ताकि ये आपके आगे एग्जाम में भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहे और आपको ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ने पड़े, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ना पढ़ने पड़े, लिमिटेड से टॉपिक्स पढ़कर ही आपका काम चल जाए। बच्चे के समाजीकरण में मुख्यतः दो तरह की एजेंसीज काम करती हैं, एक होती है एक्टिव एजेंसी और दूसरी क्या है, पैसिव एजेंसी। अगर हम एक्टिव एजेंसीज की बात करते हैं, एक्टिव एजेंसीज वे होती हैं जहां पर बच्चे के ऊपर उन चीज़ों का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जहां बच्चा क्या एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो चीज़ें बच्चे के ऊपर सीधे डायरेक्ट प्रभाव डाल रही हैं या जो बच्चा इंटरेक्ट करके उनसे सीख रहा है, वो क्या होती है, एक्टिव एजेंसीज होती हैं, ठीक है। जैसे फैमिली है, फैमिली क्या होती है, बच्चे के लिए, बच्चे पर सीधा प्रभाव डालती है। जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलता जुलता है, उठता बैठता है, तो वो भी क्या करती है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव डालती है। रिश्तेदार भी क्या होते हैं, बच्चे से बच्चा उनसे भी मिलता जुलता है, स्कूल में अपने टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से मिलता जुलता है। तो जहां पर भी बच्चे का मिलना जुलना होगा वहां पर बच्चा क्या होता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, बच्चा सक्रिय रहता है। एक्टिव एजेंसीज हैं ये बच्चे की, जो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट तरीके से प्रभाव डालती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्टिव एजेंसीज, इनमें से बताइए कि कौन सा एक्टिव एजेंसीज का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें इनमें से अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो भी चीजें बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालेंगी वो क्या होंगी, उसकी पैसिव एजेंसीज होंगी, ठीक है। जैसे टीवी है, मास मीडिया है, ये बच्चे के ऊपर क्या कर रही है, बच्चा वहां से देख कर सीख रहा है ना, मतलब उनके साथ डायरेक्ट तो उसका इंटरेक्शन नहीं है। पुलिस स्टेशन के साथ बच्चा रोज तो नहीं आता जाता है ना, रेलवे स्टेशन है वहां, जैसे लाइब्रेरी में बच्चा गया तो वो क्या है, उसकी पैसिव एजेंसीज है। जैसे रेलवे स्टेशन पर बच्चा जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, तो ये सब क्या है, पैसिव एजेंसीज है। पैसिव एजेंसीज का काम करती है, जैसे मास मीडिया है, जैसे टीवी है, टेलीविजन है, यहाँ पर बच्चा डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है ना, सीधा बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है चीजें, तो ये क्या है, इसकी पैसिव एजेंसीज है। आ गया समझ में। जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपने देखा कि आसपास के लोग क्या है, चुप है, वहां पर आपको चुप बैठना है, तो आपको वो चीजें तो किसी ने सिखाई नहीं, आपने वहां देखा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखा, आप वहां जाकर चुपचाप बैठ गए, तो लाइब्रेरी ने क्या किया, आपके ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डाला, आपको पता लग गया कि आपको वहां पर किस तरीके से रहना है। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर हा हुल्ला तो नहीं करते हैं, जैसे आप मान लीजिए रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, आप वहां पर अपने आप तो दौड़ने नहीं लगते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आराम से जाते हैं। आपको पता होता है कि कोई व्हीकल आ गया तो आपको उसका क्या होगा, नुकसान होगा, तो उन चीजों ने बच्चे के ऊपर क्या कर दिया, इनडायरेक्ट प्रभाव डाला, वो क्या हो गई, वहां पर पैसिव एजेंसीज हो गई। आ गया समझ में। तो सोशलाइजेशन की दो एजेंसीज काम करती हैं, जिसमें से एक एक्टिव एजेंसी होती है, एक पैसिव एजेंसी होती है। एक्टिव एजेंसी जो डायरेक्ट होती है और पैसिव एजेंसी जो इनडायरेक्ट प्रभाव डाल रही है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन पे चाहे आप 5 स्टार लगा लो, 6 स्टार लगा लो, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि आपके इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा। जैसे पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, इसके बाद है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एक बार बता देती हूँ मैं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी। फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन और री सोशलाइजेशन, ठीक है।
तो हमारे पास 5 तरीके के टाइप सोशलाइजेशन के प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा एंटीसिपेटरी है, चौथा डेवलपमेंटल है और पांचवा आपका रीसोशलाइजेशन है। इनको पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि पहला लिखा है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है बच्चे का, वो क्या रहता है, इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान रहता है। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो सब किस में आ गया, उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ गया। सेकेंडरी में बच्चा स्कूल जा रहा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ सीख रहा है, उनसे मिल रहा है, अपने आस पड़ोस में जा रहा है, तो किस में आ गए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ गए। जहां भी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो किस में जाएगा, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में जाएगा। प्राइमरी यानी प्राथमिक समाजीकरण में क्या क्या आता है, उसका घर परिवार आता है। सेकेंडरी में घर से बाहर जितनी भी चीजें हैं, आस पड़ोस का वातावरण है, उसका स्कूल है, उसके टीचर्स है, उसका पीयर ग्रुप है, वो सब किस में जाता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जाता है। आ गया समझ में। इसके बाद मैंने लिखा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। हमारा बिहेवियर जो है वो दूसरों को देखकर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है कई बार, है ना, तो ये क्या है, हमारा बिहेवियर जो है दूसरों को देखकर क्या हुआ, चेंज हुआ, वो किस में गया, एंटीसिपेटरी में चला गया। डेवलपमेंटल क्या होता है, जैसे हम बाहर से क्या सीख रहे हैं, कुछ व्यवहार सीख रहे हैं, कुछ वैल्यूज सीख रहे हैं, तो वो क्या है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आता है। एंटीसिपेटरी में जैसे हम समाज से कटते गए, हमने समाज से, जैसे कोई व्यक्ति था समाज से अलग हो गया, वो कुछ ऐसे काम करने लगा, यानी कि अपने रास्ते से भटक गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां से एंटीसिपेटरी में आ गया। लेकिन अब उसे क्या हुआ, उसे उन चीजों का एहसास हो गया, तो दोबारा से किसका पार्ट बन जाएगा, समाज का पार्ट बन जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग क्राइम करते हैं, है ना, तो जब जेल से सजा वजा काट के आ जाते हैं, आने के बाद आप देखेंगे उनमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। बहुत कम ही होते हैं ऐसे लोग, पर मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ। आप क्या देखेंगे कि उनमें क्या आया, थोड़ा सा चेंज आ गया, उनके बिहेवियर में चेंज आ गया, उनके उठने बैठने में चेंज आ गया, पहले से थोड़ा फर्क पड़ गया, तो वो समाज का दोबारा से हिस्सा बनने लग गया, तो वो किसका पार्ट हो गया, रीसोशलाइजेशन का पार्ट हो गया। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते से भटक गया था और वापस से समाज से जुड़ने लगा है, तो वही क्या है, रीसोशलाइजेशन का पार्ट है। आ गया समझ में। तो 5 तरीके के सोशलाइजेशन बताई मैंने आपको। सबसे पहला प्राइमरी, जो उसकी फैमिली से जुड़ा होगा, फैमिली का नाम जहां पर भी आएगा वहां आप क्या टिक करेंगे, किसका हिस्सा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। सेकंड, जहां पर भी आपको फैमिली के अलावा फ्रेंड्स और ये आस पड़ोस का वातावरण ये सब देखने को मिलेगा, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा। एंटीसिपेटरी में समाज से हिस्से से कट गया है, समाज से दूर होने लगा है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी सीख गया है, नेगेटिविटी की तरफ चला गया है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी सीखने लगा, समाज से कटने लगा, वो एंटीसिपेटरी में गया। डेवलपमेंटल में क्या आएगा, बच्चे ने अपने वहां से व्यवहार सीखा, वैल्यूज सीखी, नॉर्म सीखी। रीसोशलाइजेशन में दोबारा से समाज का हिस्सा बन गया। ठीक है, आ गया समझ में इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखो जेंडर कंसिस्टेंसी जो मैंने लिखा है, ये मेरे ही पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख के PYQ करके लिखा है। ठीक है, ये शायद 2020 या 21 में पूछा गया क्वेश्चन था। जेंडर कंसिस्टेंसी ये 2 से 7 साल तक के बच्चों में होती है। यहाँ पर बच्चे को ये पता लग जाता है कि उसका जेंडर जो है इरिवर्सिबल है, यानी कि जब बच्चा ये समझने लगता है कि मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। ये कब आता है, 2 से 7 साल तक के बच्चों को पता लग जाता है। इसमें अर्ली, जैसे मैंने लिखा है अर्ली और चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है बच्चे का, ये 6 ईयर तक का होता है, 2 to 6 ईयर तक होता है। और लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो 7 से 11 साल तक का लेटर चाइल्डहुड होता है। एडोलोसेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो 11 से 19 साल तक क्या होता है बच्चे में, एडोलोसेंस होता है, जिसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थ्योरी बताती हूँ सोशलाइजेशन की, द इकोलॉजिकल थ्योरी। जो इकोलॉजिकल थ्योरी है ये किसने दी है, ब्रूनर ने दी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, ये किसके द्वारा दिया गया, ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। ये दिस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट से प्रभावित होती हैं चीजें। बच्चे का एनवायरमेंट जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी बच्चे को बहुत टाइम तक घर से बाहर नहीं निकाला, यानी कि बच्चा जो जिस बच्चे ने जन्म लिया, हमने उसको समाज का अंग नहीं बनाया, हमने उसके एनवायरमेंट, मतलब जैसा एनवायरमेंट हमें मिला, सामाजिक प्राणी हमने उसे नहीं बनाया, तो आप उसके बिहेवियर को देखना। और एक हमने बच्चे को समाज में रखा, बाहर रखा, उसे एक सोशल प्राणी बनाया, ठीक है, और उस बच्चे का व्यवहार देखना, तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है बच्चे के डेवलपमेंट को उसके प्रभावित करता है, और ये क्या है, इकोलॉजिकल मॉडल भी इसे ही कहा जाता है। इस थ्योरी में बच्चे का एनवायरनमेंट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला गया है। आ गया समझ में? तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि मतलब इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, ब्रूनर ने दिया था। ठीक है। अब ये देखो मैंने लिखा है MMEMC, ये एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, आपको ऐसे ही करके इनको छोड़ना नहीं है। MME, M से सबसे पहले होता है माइक्रो, फिर क्या होता है मीजो, उसके बाद क्या है MME एक्सो। ठीक है, बाहर वाला क्या रहता है, एक्सो रहता है। सबसे पहले क्या है, माइक्रो है, जो सूक्ष्म होता है, जो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, वो किस में आता है, माइक्रो में आता है। MME सबसे पहले वाला क्या है, माइक्रो है, जो बच्चे के ऊपर जो बहुत छोटा है, जो डायरेक्ट तरीके से बच्चे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है मीजो। मीजो क्या है, इंटरेक्टेड, बाहर बच्चा जो है किससे प्रभावित हो रहा है, अपनी कम्युनिटी से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यानी उसके बाहर का जो वातावरण है उससे प्रभावित हो रहा है। फिर क्या है, एक्सो सिस्टम है, लास्ट वाला किसमें आएगा, एक्सो सिस्टम में रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है PTM में जाते हैं, पेरेंट्स आता है PTM में, तो वहां पर दो के बीच इंटरेक्शन होता है, जैसे पेरेंट्स के बीच और टीचर के बीच, है ना, PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम इसे कहते हैं। तो जैसे ये क्या है, माइक्रो है, होम, और ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, इसकी होम है, फैमिली है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये क्या है, माइक्रो का हिस्सा है। तो यहाँ पर मीजो मैंने लिखा है, जो इंटरेक्शन का हो रहा है कम्युनिटी से बाहर हो रहा है, जैसे बच्चे की PTM है, वो किसका हिस्सा है, मीजो का हिस्सा है। एक एक्सो जो बिल्कुल बाहरी है, वो किसमें आता है, एक्सो सिस्टम में आता है। ठीक, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनडायरेक्ट जो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो क्या है, एक्सो सिस्टम है। एक्सो सिस्टम में जैसे कई बार पेरेंट्स की ट्रांसफर होती रहती है ना, तो आज बच्चा यहाँ है, ये तो बाहरी फैक्टर है। मान लो बच्चे के कुछ फ्रेंड्स बने, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वहां पर कुछ फ्रेंड बने, इतने क्या हुआ, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, तो अब आगे क्या जाएगा, बच्चा आगे जाएगा, अब उसको वहां पर नए फ्रेंड्स बनाने, उन चीजों में प्रॉब्लम आएगी, नए स्कूल में जाना, उन चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब किसका हिस्सा है, एक्सो सिस्टम का हिस्सा है। सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, पेरेंट्स रिलेशन है, जैसे पेरेंट्स के रिलेशन होते हैं, है ना, कई बार घर में लड़ाइयाँ भी होती है, तो ये क्या है, बाहरी इनडायरेक्ट तरीके से बच्चा प्रभावित होगा, ये सब क्या एक्सो सिस्टम होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट चीजें जो है वो बच्चे को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, वहां से देख के बच्चा क्या पता क्या क्या सीखेगा, है ना, तो ये सब क्या है, एक्सो सिस्टम का हिस्सा है। तो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई है, MME, माइक्रो, मीजो एंड एक्सो। माइक्रो जो डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, होम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। लेकिन इसके बाद मैंने बताया मीजो, जहां पर दो कम्युनिटी का इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, पेरेंट्स का और टीचर का क्या हो रहा है, वहां पर कनेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर दो कम्युनिटी में, एक पेरेंट्स और एक टीचर, है ना, बीच में क्या है, बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या है, PTM हो गई, तो ये किसका हिस्सा हो गई, मीजो का। इसके बाद एक्सो सिस्टम बताया, जहां पर इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को जो चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफर है, जैसे पेरेंट्स के रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, पेरेंट्स ट्रांसफर है। ओके, आ गया समझ में इतना। इसके बाद MMEM क्या बताया था, C। इसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम, है ना। मैक्रो में क्या होता है, जिसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कल्चर है हमारा, जैसे दो कंट्री की बात करते हैं, एक USA डेवलप्ड कंट्री है और एक इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ दोनों बच्चों के डेवलपमेंट में आपको दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा। तो जो बहुत बड़े लेवल पर जिसका दायरा हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं, मैक्रो सिस्टम के नाम से जानते हैं। जहाँ दो कंट्रीज के कल्चर आ जाते हैं, दो कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स आ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम मैक्रो कह देते हैं। आ गया समझ में। इसके बाद C से है क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम क्या होता है, इसमें जनरेशनल गैप होते हैं, एक जनरेशन का थॉट प्रोसेस दूसरे जनरेशन की थॉट प्रोसेस से कितना ज्यादा अलग होता है, वो किसमें आता है, क्रोमो सिस्टम में आता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो भी मैंने आपको क्या क्या बताया सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन में आपको पहले सोशलाइजेशन की डेफिनेशन बताई है कि समाजीकरण कैसा प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसको हम समाज से अडेप्ट करते हैं। हमारे पास क्या होती है, सोशल नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती है, कल्चर होते हैं। सोशलाइजेशन बायोलॉजिकल से कल्चरल प्रोसेस होता है। अरस्तु ने कहा था कि इंसान क्या एक सामाजिक प्राणी है, बाय नेचर हम सोशल होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हम एक्सीडेंटल क्या बन जाते हैं, एंटी सोशल बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था इसके 2 एजेंट्स होते हैं, यूनिट्स बताई थी मैंने, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, टीचर, ठीक है, मीडिया, ये सब आता है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें 2 एजेंसीज होती हैं, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसीज वो होती है जहां पर बच्चा बहुत सक्रिय होता है, जिस पर जो डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है बच्चे के ऊपर, है ना। पैसिव जो इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डाल रहा है,
टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन बताए थे, 5 टाइप के थे। प्राइमरी सोशलाइजेशन था, सेकेंडरी था, एंटीसिपेटरी था, डेवलपमेंटल था और इसके बाद री सोशलाइजेशन था। तो ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, आपको समझ में भी आई होंगी। और मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया है। जेंडर कंसिस्टेंसी मैंने बीच में इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने ये PYQ क्वेश्चन देखा था और मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने इसी टॉपिक में इसको ऐड कर दिया था, ताकि अगर मान लो आपके एग्जाम में भी आ जाता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर रिवर्सिबिलिटी, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर ये टॉपिक पढ़ के जाना आप, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर मैंने आपको थ्योरी बताई, इकोलॉजिकल मॉडल बताया थ्योरी का। ये थ्योरी ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। इसी थ्योरी को MMEMC के नाम से जानते हैं, जिसमें माइक्रो, मीजो और एक्सो सिस्टम होता है, फिर मैक्रो होता है, फिर C से क्रोनो सिस्टम होता है। माइक्रो जो एक ही लेवल पर होता है, जिस पर बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स है, पीयर ग्रुप है, टीचर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको मीजो बताया, जहां 2 कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है, जैसे PTM है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। आ गया एक्सो सिस्टम में जो बच्चे पर इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डाल रहा है, जैसे पेरेंट्स का क्या है, ट्रांसफर हो जाता है ना, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे पर प्रभाव डाला है। इसके बाद मैंने आपको बताया M से मैक्रो, जो 2 अलग अलग कंट्री हैं, बड़े लेवल पर जब कल्चर अलग हो जाते हैं, बड़े लेवल पर जब डेवलपमेंट अलग होता है, तो किस में आ जाता है, मैक्रो में आ जाता है। क्रोनो जहां पर जनरेशन गैप हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस और आपका आज का थॉट प्रोसेस सेम नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, किसका हिस्सा होते हैं, ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, क्रोनो का सिस्टम होते हैं, जहां पर जनरेशन गैप आ जाता है। इस MMEMC को हम किसके नाम से जानते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। आ गया समझ में। ये जो मॉडल मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, चाहे आप इस पर 5 स्टार लगा लो, चाहे 10 स्टार लगा लो। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2-3 बार लगातार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया था। तो सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है, इसमें से जितने इंपॉर्टेंट थे ना, वो सारे मैंने आपको अभी बता दिए हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं और इसको आप अच्छे से पढ़कर जाना। इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी इस तरीके का ऐसे आप मतलब ये मत सोचिएगा कि मैंने पढ़ाया तो उसमें से नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में इतना, जितना मैंने आपको कराया है। कल की क्लास में मैं आपको डेवलपमेंट के टॉपिक और सोशलाइजेशन के टॉपिक के सारे MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो आप आराम से आइएगा क्लास में। और ये प्रीमियर में क्लास चलेगी, आप अपने आंसर्स भी अपने उस लाइव सेशन में दे सकते हैं। आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी क्वेश्चन सीरीज के साथ में, ऐसे ही 2 टॉपिक कवर कराऊंगी, फिर ऑन द ऑन टॉपिक के MCQ क्वेश्चन लेकर आऊंगी। इससे क्या होगा, आपको ये पता लगता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ गया है, आपने वहां से कितना सीखा है, आपकी यहाँ से कितनी समझ विकसित हो गई है, कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को देखकर सिर्फ रट्टा ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहें। रोज इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एस्टेट 2025 के नाम से, उसमें आपको CDP देखने को मिल जाएगी और हरियाणा GK देखने को मिल जाएगी। तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में।